नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपने चैनल पॉलिटी विद मंजू पे। आज अपन पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 16। तो चलिए देखते हैं क्या है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी सेवाएं हैं, उनमें सबको समानता। सरकारी नौकरियों में आप फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, नौकरी पा सकते हो। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किस जाति के हो, धर्म के हो, कहाँ से हो, नहीं। तो 16 में 7 आधार दिए हुए हैं जिनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 में दिए हुए थे 5 आधार। 16 में दोस्तों दिए हुए हैं 7 आधार। धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, उद्भव है, निवास है। यानी आप किस धर्म के हैं, आपका मूलवंश कहाँ है, मूलवंश क्या है, जाति क्या है, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, जन्म स्थान क्या है और आपका उद्भव कहाँ से है। वह निवास के आधार पर सार्वजनिक नियोजन सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 16 में दिया हुआ है। 16(1) में दिया हुआ है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी राज्य के अधीन कोई पद या पद पर नियोजन है, किसी पद पे यदि आपको नौकरी दी जाती है, वैकेंसी निकली है, तो आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप यदि उसके लिए एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं, तो आपको नियुक्ति पक्का दी जाएगी। इसमें आपके साथ इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल इन आधारों पे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा कि वो एग्ज़ाम देने के योग्य नहीं है। ना तो ये होगा, एग्ज़ाम दे देगा तो उसमें यदि योग्यता है तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, योग्यता के आधार पे उसको नौकरी दी जाएगी। ये 2 में दिया हुआ है। यानी 1 और 2 में एक ही बात है। 1 में भेदभाव नहीं किया जाएगा, 2 में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1 में लिख रखा है भैया कि इस अवसर की समता होगी, बात एक ही है। अब अनुच्छेद 3 और 4 में कहा गया है कि उद्भव और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 3 और 4 लोक नियोजन में अवसर की समता के अपवाद है। यानी 1 और 2 में बोल दिया कि इनके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर 3 और 4 में बोल दिया कि भेदभाव किया जाएगा। तो ये अपवाद है। 1 और 2 भेदभाव करने से यदि 3 और 4 में जो भेदभाव किया जाएगा, 4 में जैसे पिछड़े वर्गों को जगह के आधार पे, स्थान पे, जैसे हिमाचल के, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश में स्थानीयता को वरीयता दी जाती है। जन्म स्थान के आधार पे, निवास के आधार, निवास के आधार पे वहाँ पे नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे उस राज्य के हैं उनको ज़्यादा है, बाहरी राज्यों को कम दिया जाता है। जैसे 5%, 10% जो भी है उनका उन्होंने डिसाइड कर रखा है, वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 और 2 ये करने से नहीं रोकेंगे। 16(4) में जो रिजर्वेशन सरकार 3 और 4 में दिया गया है वो अपवाद है। 16(1) और 2 रिजर्वेशन देने से नहीं रोकेंगे। संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। इसके लिए संसद ने 2013 में 98वां संविधान संशोधन किया। तो दोस्तों ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, कई बार पूछा हुआ है कि इसके लिए स्थानीयता को वरीयता देने के लिए निवास स्थान के आधार पे कुछ राज्यों को जो छूट दी गई है, कुछ राज्यों में जो रिजर्वेशन है, उसके लिए कर्नाटक के लिए किया गया है। सॉरी, ये इन राज्यों में तो है, पहले से है। कर्नाटक में
2013 98वां संविधान संशोधन 2013 में किया गया। कर्नाटक राज्य को इसकी परमिशन दी गई थी। तो ये याद रखना आप लोग। अनुच्छेद 16(4), इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, यानी कोई पिछड़े हुए नागरिक हैं, पिछड़ा हुआ वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व नौकरियों में पर्याप्त नहीं है, तो उसको नियुक्ति देने से 16(1) और 2 नहीं रोकेगा। निवारित का मतलब होता है नहीं। ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, निवारित। तो आजकल पेपर आते हैं वो बेयर एक्ट से ही आ रहे हैं, तो ये निवारित दिया हुआ है, तो निवारित का मतलब नहीं होगा, ये आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 16(4), पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। पिछड़े वर्ग यानी SC ST OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। SC ST को लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे 303 में लोकसभा और 332 में 332 में विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था इनके लिए की गई है। सामाजिक न्याय को ही आरक्षण की, आम भाषा में आरक्षण की नीति कहा जाता है दोस्तों। जैसे कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसको सरकारी सेवाओं में आरक्षण दे दिया, तो उसके लिए तो न्याय हुआ ना, सामाजिक न्याय। इसीलिए सामाजिक न्याय को ही आरक्षण कहते हैं, आरक्षण को ही सामाजिक न्याय कहा जाता है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार इस अनुच्छेद 16(1) और 2 मौजूद कोई भी भाग उपबंध राज्य को पिछड़े नागरिकों या वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों में पदों के लिए आरक्षण करने से नहीं रोकेगा, 1 और 2। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये आरक्षण कुछ शर्तों के अधीन है, या ये आरक्षण जो दे रहे हैं रिजर्वेशन SC ST OBC को, इसके पीछे कुछ कारण तो होंगे ना। उन आधार कौन कौन से हैं वो देखते हैं पहले अपन। उस वर्ग का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त या तो प्रतिनिधित्व नहीं है, एक आधार तो ये है। उस वर्ग का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। या फिर वो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक, दो दृष्टियों से, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ठीक है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि OBC SC ST के लिए है। EWS के लिए आर्थिक आधार रखा गया है। तो पहले इनको SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, फिर OBC को दिया गया, आधार रखा गया सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि। अब इसमें देखिए 16(6) 103वां संविधान संशोधन करके 2019 में EWS को 16 जो सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग है, उसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसकी पहचान की गई, और 16 में अनुच्छेद 16 में 16(6) जोड़ा गया और उसको रिजर्वेशन दिया गया 10%। तो EWS को 10% आरक्षण दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 103वां संविधान दोस्तों किया गया संशोधन इसमें। और कौन से साल में किया गया, 2019 में किया गया। और किस आधार पे EWS को रिजर्वेशन दिया गया, तो ये याद रखिएगा, आर्थिक आधार पे, आर्थिक पिछड़ेपन का आधार इसमें रखा गया है। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पे ये रिजर्वेशन दोस्तों दिया गया है। अनुच्छेद 16(6) संविधान 103वां संविधान 2019 में किया गया, वही बात है दोस्तों। इसमें आरक्षण के अतिरिक्त, विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त जो आरक्षण कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है SC ST OBC, उसके अलावा ये 10% आरक्षण दुर्बल वर्गों के लिए दिया गया है। आर्थिक रूप से जो दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनको ये आरक्षण दिया गया है। आई होप अच्छे से याद हो गया होगा आप लोगों को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत व्यवस्था, संविधान में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति शैक्षिक रूप से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की पहचान के लिए एक आयोग बना सकता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 340 में। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति।
कौन से वर्गों की पहचान के लिए? सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक नहीं, इसमें आर्थिक नहीं आएगा, ईडब्ल्यूएस नहीं आएगा, इसमें आएगा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 340 के तहत और राष्ट्रपति बनाएगा आयोग के, और इसमें 2 आधार रखे गए हैं, सामाजिक और शैक्षिक। इसके लिए अभी तक 3 आयोग बन चुके हैं। पहला आयोग काका कालेलकर आयोग जो 1953 में बना, और काका कालेलकर आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। इसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बोलेंगे। ये पूछ सकते हैं कि प्रथम पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग बना वो कौन सा है, तो ये काका कालेलकर आयोग। दूसरा है बीपी मंडल आयोग जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसको द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहेंगे। ये बना 1 जनवरी 1979 में। तीसरा बना रोहिणी आयोग जो 2017 में बना। जस्टिस रोहिणी आयोग के रूप में तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति ने किया अनुच्छेद 340 के तहत। ओबीसी में उपवर्गीकरण व विभाजन। दोस्तों, ये रोहिणी आयोग बना था ओबीसी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की पहचान के लिए बना था ये। तो आप देख लीजिएगा, तीसरा रोहिणी आयोग ओबीसी में क्रीमी लेयर, मलाईदार परत और नॉन क्रीमी लेयर के लिए की पहचान के लिए बनाया गया था। आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति ने बनाया था ये। बीपी मंडल आयोग द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1 जनवरी 1979 को बना। ओबीसी को 4 आधार पर पहचान दी गई। ओबीसी की पहचान 4 आधार पे की गई। अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 आधार पे ये की गई। कौन कौन से आधार हैं दोस्तों, देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षिक। ये 4 आधार पे ओबीसी की पहचान की गई कि भैया ओबीसी के लिए ये 4 आधार हैं, इनके आधार पे रिजर्वेशन देना है। काका कालेलकर आयोग की तरह बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने भी पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर करने की सलाह दे दी, कास्ट के आधार पे। काका कालेलकर आयोग ने भी कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे करने की सलाह दी थी। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह आए और उन्होंने ये रिपोर्ट लागू की। 10 साल ये ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 10 साल बाद में वीपी सिंह सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया। इस वाद के खिलाफ इंदिरा साहनी 1993 में कोर्ट चली गई, जिसको मंडलवाद कहा जाता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन न्यायाधीश थे एमएच कानिया। उनकी पीठ ने फैसला दिया और इसे मंडलवाद कहा। इंदिरा साहनी मंडल रिपोर्ट के आधार पर दिए गए आरक्षण के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान जाति को सही माना। जो काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग ने जाति के आधार पे जो ओबीसी की पहचान की थी उसको सही माना। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो पहचान जाति का आधार जाति को माना था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। तो वीपी सिंह द्वारा केंद्र में सरकारी नौकरियों में दिए 27% आरक्षण को भी सही माना, पर साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बंदिशें लगा दी। अब वो कौन सी बंदिशें दोस्तों, वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो मलाईदार परत का सिद्धांत कि मलाईदार परत मतलब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर को इसमें आरक्षण नहीं मिलेगा और क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आप ये देखिए, जो इंदिरा साहनी वाला वाद है जिसको मंडलवाद कहा गया है 93 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का आधार तो जाति सही है, 27% आरक्षण को भी सही ठहराया, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी कि ओबीसी में रिजर्वेशन क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा। इसमें 2
विभाजन किए जाएंगे, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर को ये रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा। तो क्रीमी लेयर को उन्होंने आरक्षण से बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज भी लागू है। इसके बाद 93 में एक अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया 93 में। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण कब किया गया, तो ये 93 में किया गया। क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल ओबीसी पर लागू होती है, लेकिन एक केस आया जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि क्रीमी लेयर की अवधारणा SC/ST पर भी लागू की जा सकती है, ये करनी भी चाहिए। मुख्य धारा में जो आ चुका उसके बच्चों को, एक IAS के बच्चे को भी रिजर्वेशन मिलता है। जो वास्तव में जो मुख्य धारा में नहीं आए हैं, जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, इस वजह से उनको ये लाभ नहीं मिल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस संदर्भ में लास्ट निर्णय सरकार को लेना है, तो सरकार ही करेगी। तो ये सरकार पे छोड़ दिया, सरकार ने आज तक किया नहीं है। आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब रिजर्वेशन दिया गया था तो ये था कि 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, संविधान में ये था। पर तमिलनाडु इसका एक अपवाद है जहाँ पे 69% रिजर्वेशन है दोस्तों। और ये 2000 में इसके लिए 16(4)B एक अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि ये 50% से ज़्यादा हो सकती है, और इसको अनुसूची 9 में डाल दिया। अब जो अनुसूची 9 में जो डाल दिया उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। तो ये अनुसूची 9 में इसलिए डाला गया कि इसका कोई ऑब्जेक्शन इस पर ना करे, तो ये 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। इसको आप ध्यान से देखो, आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर तमिलनाडु इसका अपवाद है। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन दिया गया, और इसके लिए 81वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया, और 16(4)B अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया। 16(4) था और इसमें B और जोड़ा गया। और इसमें बैकलॉग की जो भर्ती करते समय 50% की सीमा को क्रॉस किया जा सकता है, ये कहा, और इसको अनुसूची 9 में डाल दिया। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसमें आ सकता है कि ये अपवाद कौन से स्टेट में ये 69% है, और उसके लिए कौन सा संशोधन किया गया, कौन सा अनुच्छेद उसमें जोड़ा गया। तो इसमें अनुच्छेद 16(4) था और उसमें 16(4)B जोड़ा गया। तो ये आप याद रखिएगा। पर संसद ने 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा SC/ST को प्रमोशन में भी आरक्षण दे दिया। पहले प्रमोशन में आरक्षण नहीं था SC/ST को, अब 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया, और ये SC/ST को भी इसमें रिजर्वेशन दे दिया। तो दोस्तों ये याद रखना, SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन कब दिया गया, उसके लिए कौन सा संशोधन किया गया, कौन से साल में किया गया। तो 77वां संविधान संशोधन किया गया, 1995 में किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। आरक्षण के मामले में न्यायालय को यह अधिकार है कि वह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्गों में, इसमें कहा गया है कि न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि राज्यों को यह अधिकार है, वह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए आरक्षण लाभों से वंचित करने का निर्देश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट राज्यों को ये निर्देश दे सकता है कि भैया तुम अपने स्टेट में जो OBC में जो 2 कैटेगरी केंद्र में की गई हुई हैं, सेंट्रल में की हुई हैं, उनकी पहचान तुम अपने स्टेट में भी करो, और नॉन क्रीमी लेयर है उसको तुम रिजर्वेशन से बाहर करो। ये बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, दे सकता है ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य को। तो अन्य पिछड़ी जातियों OBC की पहचान के लिए मंडलवाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 93 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। यह संसदीय अधिनियमों से बना विधिक सांविधिक आयोग है, और मोदी सरकार ने इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब संवैधानिक आयोग है, 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया। तो देखो दोस्तों, ये OBC को संवैधानिक आयोग बनाने के लिए
102वां संविधान संशोधन किया गया और 2018 में किया गया, और इसमें 338 में बी जोड़ा गया, और एनसीबीसी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग बनाया गया। कई बार पूछ लेते कौन कौन से आयोग संवैधानिक आयोग हैं, कौन कौन से आयोग सांविधिक आयोग हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी एक संवैधानिक आयोग है। ये कब बनाया गया संवैधानिक? 2018 में बना गया। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 102वां संविधान संशोधन किया गया। तो ये आप याद कर लीजिएगा। 76वें संविधान संशोधन है 1995 में तमिलनाडु राज्य के लिए, ये तो अपन ने ऊपर कर लिया था, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। भारत में 3 प्रकार का रिजर्वेशन है। देखो दोस्तों, एक शिक्षण संस्थाओं में है जो 15(4), 5 और 6 में दिया गया था। 15(4) में जो नॉर्मल शिक्षण संस्थान है उनमें स्कूलों में कॉलेजों में है, और 15(6) मनमोहन सरकार के द्वारा 2006 में बनाया गया था। आईआईटीज और जो ये एम्स वगैरह हैं इनमें जो रिजर्वेशन दिया गया SC ST को वो 15(5) में है। SC ST OBC EWS को भी है, तो ये 15(5) में है। और सामान्य जो स्कूल और शैक्षणिक संस्थान है, कॉलेज हैं, उनमें 15(4) में दिया गया है। 15(6) में EWS को है। गवर्नमेंट सर्विस नौकरियों में अनुच्छेद 16(6) जो नौकरियां हैं उनमें दिया गया है 16(4), 16(4A), 16(4B) और 16(6), इनमें दिया गया है सरकारी नौकरियों में। ठीक है। अब आरक्षण, राजनीतिक जो आरक्षण है ये शिक्षण संस्थाओं में है, दूसरे नंबर का है दोस्तों नौकरियों में, सेवाओं में, तीसरे नंबर का है राजनीतिक। इसमें 330 और 331, 32, 33 3 तरह के हैं। तो 30 में दिया गया है लोकसभा में SC ST को, और 32 में दोस्तों दिया गया है विधानसभाओं में SC ST को। 331 में दोस्तों राष्ट्रपति चाहे तो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा लोकसभा में तो ये 331 लोकसभा में दे सकता है राष्ट्रपति चाहे तो। 333 में राज्यपाल विधानसभा में दे सकता है, लेकिन ये दोनों ही अब खत्म कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। ये जब तो दोस्तों एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा शुरू से, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो, ये 7 आधार दिए गए हैं, इन पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें 16(1) में दिया गया है उसकी अवसर की समता होगी। 16(2) में इन आधारों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3), 4 अपवाद हैं जिनके आधार पे नौकरियों में भेदभाव किया जाएगा जन्म स्थान और निवास के आधार पे, ये 16(4) में दिया गया है। 16(3) में इन स्टेट्स में दिया गया है रिजर्वेशन, वो देख लो। और 98वां संविधान संशोधन करके 2013 में कर्नाटक के लिए ये एक अनुच्छेद बनाया गया जहाँ निवास के आधार पे रिजर्वेशन दिया गया है। 16(4) में वही है कि सरकारी सेवाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और 1 और 2 अनुच्छेद 1 और 2 के में उसको रोका नहीं जाएगा, ये नियुक्तियों पदों में निवारित मतलब रोकेगा नहीं 1 और अनुच्छेद 1 और 2। 4 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण पिछड़े वर्ग SC ST OBC के लिए है, और ये 300 SC ST के लिए 330 और 332 में है दोस्तों। सामाजिक न्याय को आम भाषा में आरक्षण की नीति कहा जाता है दोस्तों। 16(4) के अनुसार 16(4) में जो दिया जाएगा रिजर्वेशन वो अपवाद माना जाएगा 16(1) और 2 का। ये आरक्षण कुछ शर्तों के अधीन है, ये शर्तें रखी गई हैं। सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, शैक्षणिक दृष्टि सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों। 16(6) में EWS को आरक्षण दिया गया है।
ठीक है। इसके लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 किया गया दोस्तों, और 10% आरक्षण दिया गया, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। 16(4) में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। 10% आरक्षण जो ये 16(4) में दिया गया है उसके अतिरिक्त आरक्षण है ये। 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक आयोग बना सकता है पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए। 3 आयोग बने हैं पिछड़ा वर्ग के आयोग के पहचान के लिए, 2 बने काका कालेलकर और बीपी मंडल। तीसरा रोहिणी आयोग 2017 में क्रीमी ओबीसी में क्रीमी लेयर की और नॉन क्रीमी लेयर की पहचान के लिए बना है दोस्तों। ये 1 जनवरी 1979 में बना दोस्तों बीपी मंडल आयोग, और ये काका कालेलकर आयोग 53 में बना था। आगे देखिए, 80 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और 90 में वीपी 10 साल इस पे कोई काम नहीं हुआ। 90 में वीपी सिंह सरकार आई और इसको लागू किया, और इसके खिलाफ फिर इसी रिजर्वेशन के खिलाफ इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जाति के आधार पे और 27% आरक्षण वैध है, पर उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की शर्त रख दी। एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बनाया। क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल ओबीसी पर लागू होती है, लेकिन जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST पे भी लागू हो सकती है, लेकिन निर्णय सरकार पे छोड़ दिया दोस्तों। आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन तमिलनाडु इसका अपवाद है, और इसके लिए 81वां संविधान संशोधन किया गया 2000 में, और इसमें 16(4) जोड़ा गया, जो 50% आरक्षण को क्रॉस करता है। 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा SC ST को प्रमोशन में भी आरक्षण दे दिया दोस्तों। आरक्षण के मामले में न्यायालय को यह अधिकार है कि वो राज्यों को भी आदेश दे सकता है, राज्यों को, कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी निर्देश दे सकता है कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की पहचान करके वो क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से बाहर करें। 1993 में ये अपन ने देखा ही था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया। 338 में B जोड़ा गया इसमें एनसीबीसी के लिए, तो ये देख लेना। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मोदी सरकार ने 2018 में 338 में B जोड़ा गया और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 76वें संविधान संशोधन 1995 में तमिलनाडु राज्य के लिए 69% आरक्षण दिया गया और 9वीं अनुसूची में इसको डाल दिया गया। भारत को 3 आधारों पे दोस्तों आरक्षण प्राप्त है। शिक्षण संस्थानों में 15(4), 15(5), 15(6) और सरकारी नौकरियों में 16(4), 16(4)A, 16(4)B, 16(6) और राजनीतिक आरक्षण 330, 331, 332 में है। 30 में SC ST को लोकसभा में, 332 में विधानसभा में, 331 और 333 लोकसभा और विधानसभा एंग्लो इंडियंस के लिए है। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को। अगले वीडियो में अपन आर्टिकल 17 करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।